बिहार में पहले चरण के चुनाव के खत्म होने के साथ ही अब दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी अपने अंतिम दौर में है। 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को एक बार फिर बिहार के सीतामढ़ी में पीएम मोदी की हुंकार सुनाई दी है, जिसमें उन्होंने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। साथ ही अपने संबोधन में पीएम ने पहले फेज की बम्पर वोटिंग का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ चर्चा है कि युवाओं ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बेटी बहनों ने भी एनडीए की जीत पक्की कर दी है। वहीं दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने एक बार फिर महागठबंधन पर हमला बोला है। महागठबंधन में भी पहले फेज में हुई बम्पर वोटिंग से उत्साह चरम पर है और चुनाव प्रचार में अब महागठबंधन भी जी जान से जुटा हुआ है। साथ ही पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद अपनी जीत के दावे महागठबंधन कर रहा है, लेकिन इन दावों से इतर सवाल ये उठता है कि पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग का फायदा आखिर किसे मिलेगा? क्या ये वोटिंग नीतीश के खिलाफ है या फिर नीतीश के साथ? करेंगे इन्हीं सब सवालों के साथ बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। पहले चरण के मतदान के खत्म होते ही बीजेपी के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को बिहार के रण में पीएम मोदी की दहाड़ सुनाई दी। सीतामढ़ी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि प्रथम चरण में मतदाताओं ने कमाल कर दिया है। जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ चर्चा है। युवाओं ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बेटी बहनों ने भी एनडीए की जीत पक्की कर दी है। पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार के रण में हुंकार भरते नजर आए। शाह और योगी ने महागठबंधन पर चुन कर हमला बोला। ये सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते और लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते, मगर मैं आज बनमक्खी में बताकर जाता हूं, सोनिया जी, लालू जी, आपका बेटा ना मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना प्रधानमंत्री बनने वाला है। ये कांग्रेस और आरजेडी के समय में गरीब को कुछ नहीं मिलता था, न आवास, न राशन, न स्वास्थ्य की सुविधा, न रसोई गैस के कनेक्शन, कुछ भी नहीं मिलता था। मोदी जी के समय में पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की बड़ी ताकत बना है। आज भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता। आज का भारत एक मजबूत भारत है, मजबूर नहीं। उधर दूसरे चरण के दंगल में विपक्ष भी पूरी ताकत से जुटा हुआ है। महागठबंधन इस बार नीतीश सरकार को उखाड़ने पर आमदा नजर आ रहा है। ये बड़े बड़े नेता भाजपा के जब आते हैं, आपसे पूछते हैं, मोदी जी पूछते हैं, मोदी जी पूछते हैं कि यहाँ से पलायन करके क्यों जाना पड़ रहा है आपके बेटों को, आपके पतियों को? समझते हैं कि आपका संघर्ष क्या है? नहीं समझते हैं। नहीं समझते हैं कि मेरी बहन का संघर्ष क्या है। नहीं समझते हैं कि पति चले गया है पलायन करके किसी बड़े शहर में, हर समस्या का सामना खुद कर रही है, अकेली कर रही है। दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है और कल शाम 5 बजे चुनावी शोर पूरी तरह से थम जाएगा। अब देखना होगा कि क्या दूसरे चरण के मतदान में भी इसी तरह की बम्पर वोटिंग होती है और 14 नवंबर को आने वाला परिणाम किस ओर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
तो 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है और उससे पहले अब ताबड़तोड़ प्रचार जो है वो दोनों तरफ से, चाहे एनडीए की बात करें या महागठबंधन की, ये ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। एक तरफ आपने पीएम मोदी की हुंकार देखी तो वहीं सीएम योगी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की दहाड़ भी आपने सुनी होगी। वहीं प्रियंका गांधी को भी आपने सुना। यानी कि कुल मिलाकर सभी दल अब पूरी तरीके से दूसरे चरण के प्रचार में, जो कि अंतिम दौर में है, उसमें जुटे हुए हैं। पीएम मोदी की दहाड़, क्या क्या कहा? मां सीता के आशीर्वाद से बिहार विकसित होगा। बहनों बेटियों ने एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। सीतामढ़ी का माहौल दिल को छूने वाला है। क्या अहम बातें आज पीएम मोदी कितनी बता रहे हैं आपको? नहीं चाहिए कट्टा सरकार, एक बार फिर से एनडीए की सरकार। बिहार में हैंड्सअप कहने वालों की नई जगह नहीं, स्टार्टअप कहने वालों की जगह चाहिए। हमें बच्चों के हाथ में किताबें देनी है। जंगल राज का मतलब कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार। महागठबंधन वाले कुशासन का राज चाहते हैं। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। वहीं शाह की हुंकार, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। तो कश्मीर की गूंज, कश्मीर की बात बिहार चुनाव में भी सुनाई दी। उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, इसका भी जिक्र किया अमित शाह ने। इसके अलावा पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र एक बार फिर से सुनाई दिया है। इसके अलावा गोली का जवाब गोले से देंगे, ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। तो अब कुल मिलाकर लगातार ताबड़तोड़ प्रचार और अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। तो बिहार में एक बार फिर से कश्मीर का जिक्र और बताया कि कैसे उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक या फिर ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी गूंज सब जगह सुनाई दी है। तो हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। प्रमोद सिन्हा प्रवक्ता हैं आरजेडी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिरंजन कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अभिरंजन जी। प्रमोद जी, अब अंतिम चरण में है। पहले चरण की जो बम्पर वोटिंग हुई उसके बाद दोनों ही दल, या चाहे मैं महागठबंधन की बात करूं या एनडीए की, दोनों तरफ बड़ा उत्साह है। एक तरफ जहां एनडीए का कहना है कि ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि हमारे हिस्से ही ये सारे वोट आ रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन इसे एंटी इनकम्बेंसी मानकर चल रहा है। दूसरे चरण के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। अब क्या कुछ लगता है 11 नवंबर को दूसरा चरण, ऐसी बम्पर वोटिंग? देखिए श्रद्धा जी, बिहार की जनता इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब चुनाव का दिन नजदीक आए, मतदान का दिन नजदीक आए और हम अपने मतों का प्रयोग करें। और जो बिहार में 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, बिहार अंतिम, बावजूद बिहार जो है अंतिम पंक्ति पे खड़ा था। चाहे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, किसानों की प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे साक्षरता दर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गरीबी उन्मूलन की बात हो। जब नीति आयोग की रिपोर्ट में जब बिहार को अंतिम पंक्ति पे रखा जाता है, बिहार की 65% महिलाएं एनीमिया की शिकार है, उनको संतुलित आहार भी उनको मयसर नहीं होता है। और बिहार में जो जातीय गणना कराया गया था, तो जातीय गणना के उपरांत जो रिपोर्ट आई थी बिहार के संदर्भ में काफी भयावह थी। राज्य की 2/3 आबादी मात्र 10,000 रुपया से कम पर जीवन गुजर बसर करने को बाध्य थी। उसके अलावा आप देखिए ना कि 2,90,00,000, ये श्रम पोर्टल का ऑफिशियल डाटा है, दूसरे राज्य में बिहार से लोग पलायन करके रोजी रोटी के जुगाड़ में वहां पर दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए, खास करके जो बेरोजगारी और पलायन का दंश जो बिहार की जनता झेल रही थी ना, इससे निजात पाने के लिए बिहार की जनता इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और जैसे ही मतदान करने का जनता को मौका मिला, उत्साह पूर्वक जो है मतदान करने का काम किया और जिसका प्रतिफल यह हुआ कि अभी तक का सबसे अधिक मतदान पहले चरण के। तो यानी कि आपका ये कहना है कि बिहार की जनता त्रस्त है और बदलाव के लिए वो मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकली, और ये बम्पर वोटिंग, जिसको बिहार के अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग माना जा रहा है, ये हुई है। खैर, दूसरे फेज का भी अभी देखना होगा कि कितनी बम्पर वोटिंग होती है। लेकिन क्या कुछ ये जो बम्पर वोटिंग है, ये जो वोटिंग प्रतिशत है, ये क्या कुछ कहता है? अभिरंजन कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिरंजन जी, बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते हैं आप। बम्पर वोटिंग हुई और बम्पर वोटिंग के बाद अगर मैं एनडीए की बात करूं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, बढ़ चढ़कर अब वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये एनडीए के हक में वोटिंग हुई है। इसका जो असर है वो सीधे सीधे अब नतीजों पर देखने को मिलेगा और एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। देखिए, बम्पर वोटिंग तो हुई है,
बम्पर वोटिंग 65% को अगर कहा जाता है तो बम्पर वोटिंग हुई है। अब चूंकि बिहार के इतिहास में ये सबसे ज्यादा है तो इसी को हम लोग बम्पर वोटिंग कह सकते हैं, और सब इसकी अपने अपने तरीके से समीक्षा भी कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से क्लेम भी कर रहे हैं। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 70, 75, 80% तक वोटिंग होती है, उसकी तुलना में देखें तो ये बिल्कुल भी बम्पर वोटिंग नहीं है। लेकिन जो भी है, चूंकि बम्पर वोटिंग इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बिहार के पिछले विधानसभा चुनावों से हम कंपैरिजन करके देख रहे हैं तो ज्यादा लग रहा है। 2015 में 57% के आसपास, 2020 में भी 57% के आसपास, 2025 में 65% हो गया, तो बम्पर वोटिंग लग रही है। लेकिन इस बम्पर वोटिंग के पीछे की जो कहानी है वो बहुत आसान मैथमेटिकल कैलकुलेशन से समझा जा सकता है। 2 दिन से मैं इसको समझा रहा हूँ, समझने वाले लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन जो है चूंकि अपने अपने तरीके से राजनीतिक फायदे के लिए विश्लेषण करना है तो लोग कर रहे हैं। देखिए, SIR से पहले 7,89,00,000 7.89 करोड़ जो है बिहार में वोटर थे SIR से पहले। SIR के बाद हो गए 7,42,00,000, मतलब कि 47 लाख जो है कुल मतदाताओं की संख्या कम हो गई। तो जब कुल मतदाताओं का साइज कम हो गया तो जब उसके बाद आप परसेंटेज निकालेंगे तो बढ़ा हुआ परसेंटेज दिखेगा। जितने वोट पड़े, चूंकि वो मृतक थे, निष्क्रिय थे, दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर गए थे, तो वो वोट तो देने आ नहीं रहे थे, आप ये समझिए। लेकिन मतदान प्रतिशत निकाला जाता पहले। बिल्कुल, मतलब सीधे सीधे आप जो ये कैलकुलेशन कह रहे हैं, SIR, ये जो गणित है पूरा SIR की वजह से ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये इतना बढ़ा है, और ये वही SIR है जिसका जमकर विरोध हुआ। यश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। लेकिन श्रद्धा, सिर्फ ये एक वजह नहीं है SIR, सिर्फ एक वजह SIR नहीं है, दूसरी वजह भी है कि छठ में जो लोग आए वोटिंग के लिए रुक गए, इसलिए भी बढ़ा। महिलाओं ने बहुत ज्यादा संख्या में इस बार वोटिंग किया। लेकिन छठ का तो मुझे लगता है अभिरंजन जी, क्योंकि एक लंबा गैप भी रहा है छठ के बीच और इन वोटिंग के बीच, तो जितना जिनसे हो सका होगा वो रुकेंगे, वरना ज्यादातर तो जॉब करते हैं तो फिर उनके लिए थोड़ा मुश्किल भी हुआ होगा। तो पर उसके बाद भी ये आकलन का विषय है। खैर, अभी दूसरे फेज में कितनी बम्पर वोटिंग होगी ये भी देखने वाली बात है। अब दूसरे फेज में अगर इतनी बम्पर वोटिंग नहीं हुई और फिर परसेंटेज निकाली गई टोटल, तो वो कितनी पहुंचती है, ये सारा कैलकुलेशन है। अब मुझे लगता है दूसरे फेज का इंतजार तो करना ही होगा। श्रद्धा, होगी दूसरे फेज में भी 65-66% की पोलिंग आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज SIR जो काम अपना कर रहा है वो तो कर ही रहा है। महिलाएं जो अपना वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है वो तो ले ही रही हैं। अब छठ व्रती कितने रुकेंगे और कितने लौट जाएंगे वो आपका सवाल वाजिब है। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है, सीमांचल इलाके में बहुत सारे लोग आए हैं, जो सीमांचल इलाकों के जो लोग चले गए थे वो लोग वापस आए और वो रुके हुए हैं, वो मतदान करके ही जाना तो ये एक बड़ी वजह। लेकिन इस पे एक बड़ा आपने बताया कि SIR एक बड़ा हिस्सा इसमें हम कह सकते हैं, SIR एक बड़ी वजह कह सकते हैं। यश श्रीवास्तव, क्या लगता है SIR जिसका इतना विरोध हुआ, पहले चरण की जो वोटिंग हुई जो तकरीबन 65% हुई है, 64.66%, इतनी वोटिंग बिहार के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई, क्या वाकई में SIR की वजह से? और ये जो बम्पर वोटिंग है इसका एनालिसिस महागठबंधन किस तरीके से कर रहा है? श्रद्धा जी, ज्यादा समय नहीं हुआ है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं पवन खेड़ा जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी हाल ही में, और उन्होंने बताया कि हमारे पास कांग्रेस पार्टी के पास, इंडिया गठबंधन के पास पूरे आंकड़े हैं बूथ वाइज, और हम पहले चरण में करीब 72-73 सीटों पर जीत रहे हैं। ये हमारा एनालिसिस है। अब इसके पीछे का आधार ये है कि आप कुछ लोगों को रोक सकते हैं, कुछ लोगों के वोटर ID आप कैंसिल कर सकते हैं, लोगों को नाव में चढ़ने से रोकने के लिए पुलिस लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बिहार का वो युवा जिसके अंदर 20 साल का गुस्सा है, जिसको आपने जुमले के अलावा कुछ नहीं दिया, नौकरी मांगने पर लाठियां दी वगैरह वगैरह, उसको आप नहीं रोक सकते। तो जैसे अभी हाल ही में हमने जब हरियाणा के बारे में जो खुलासा देखा, 25 लाख फेक वोटर के बावजूद सिर्फ 22,000 वोट का अंतर था, तो बिहार में ये कितना क्या करेंगे? और हमारी नहीं, तो ये एक बड़ा आरोप एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से लग रहा है कि यानी कि दूसरे चरण के लिए जो मतदाता बाहर निकलेंगे, आपने कहा नाव में नहीं बैठने दिया जाएगा, उनको रोका जाएगा, एक बड़ा आरोप है। क्योंकि पहले चरण का जो मतदान देखा गया वो तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ही हुआ है। एक आध जगह, चाहे लखीसराय की मैं बात कर लूँ, वहां पर डिप्टी CM के काफिले पर हमला जरूर हुआ, लेकिन उसके अलावा तो
खबरें यही थी कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, इलेक्शन कमीशन का भी यही कहना है, लेकिन आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भाई हो सकता है कि वोट डालने ना दिए जाएं। नहीं हो सकता है, नहीं श्रद्धा जी, हुआ है। पहले चरण के दिन ही ये हुआ है कि एक नाव पार करने की जो जगह थी आरा में या अररिया में, उसके वहां पे पुलिस लगाकर नौका पर नहीं चढ़ने दिया गया जनता को। और एक महिला है, उनका बूथ पर वीडियो है, वो अंदर जाती हैं अपने सब प्रमाण पत्र लेके और बाहर आ जाती हैं, उनको पता चलता है कि उनका नाम काट दिया है, वो यहाँ वोटर ही नहीं। तो एसआईआर का जो लक्ष्य है, अब हमें भूलना नहीं चाहिए कि इसी एसआईआर में, जिसको जनवरी की लिस्ट फाइनल हो चुकी थी, जून में फिर से इन्होंने चालू किया काम, और उसके बाद कहीं भजिए रबड़ी की पुड़िया में एसआईआर की पर्ची मिल रही है, कहीं कुछ हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, डोगेज भाई, किस किस के नाम के इन्होंने प्रमाण पत्र बना दिए, कुत्ते बिल्ली के बना दिए। और हमने जो हरियाणा पे खुलासा किया उसका तो कोई जवाब हमें अभी तक मिला नहीं है। ब्राजीलियन मॉडल और पता नहीं क्या क्या हो सकता है, बिहार में भी ऐसा कुछ निकला है, डोनाल्ड ट्रंप तो आ ही गए। तो मतलब ये आशंका आपकी यहाँ भी है कि आप कह रहे हैं भले ही कितनी बम्पर वोटिंग हो जाए, लेकिन हमारे मन में ये डर है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये कितनी ही वोट चोरी कर लें, लेकिन बिहार का युवा इनको अच्छी तरह समझ चुका है। एक और बात ये भी है कि एक वीडियो ये भी आया है, अमित शाह जी किसी रैली में है, उनसे कोई पूछ रहा है कि आपका गठबंधन कितनी सीटें जीत रहा है, तो उन्होंने कह दिया बीजेपी की सरकार बन रही, ऐसा उनका दावा है। यानी एनडीए तो पहले ही खत्म हो चुका है, जो हम आपको कब से बता रहे हैं कि ये अपने साथी दलों को खाने में लगे हुए हैं। पिछली बार नीतीश बाबू हमारे पास आए थे तो अपना दल बचाने ही आए थे। नहीं, तो पर अब वो तो खैर उनके दल का आपसी मामला हो गया ना। जैसे महागठबंधन की मैं बात करूं, आरजेडी कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर कितना कुछ हुआ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है यश जी। और ये मुझे लगता है कि ये दलों का, महागठबंधन का, एनडीए का, ये अपना अपना मामला है, वो आपस में सुलझाएंगे। क्योंकि हम जब सवाल पूछते हैं तो हमें ये जवाब दिया जाता है कि नहीं, आपस में सुलझाया जा रहा है, घर की बात है। तो ये तो खैर घर की बात है, लेकिन बड़ी बात जो आपने कही कि लोगों को चुनाव देने से, वोट देने से रोका जा रहा है। डॉक्टर प्रीति शेखर, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी जो कांग्रेस प्रवक्ता यश श्रीवास्तव जी ने जो बात कही कि भाई बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन ऐसी तस्वीरें आई कि लोगों को वोट देने से रोका गया, नाव में चढ़ने से रोका गया, और फिर वही बात कि जो हरियाणा को लेकर एक इल्जाम लगाया, वो इल्जाम यहाँ पर भी लगता हुआ दिख रहा है। कैसे इस बात का जवाब आप महागठबंधन को या कांग्रेस को, क्योंकि खासतौर पर तो राहुल गांधी हर कुछ दिन में इस तरीके के आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं, क्या जवाब देंगी, कैसे जवाब देंगी? श्रद्धा जी, सबसे पहले तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो खुद अपने स्टैंड पर कभी नहीं रहते हैं। कभी वो कहते हैं कि वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं, कभी वो ईवीएम मशीन को कटघरे में खड़े करते हैं, लेकिन जहां पर जीत जाते हैं वहां ईवीएम सही हो जाता है, और जहां पर इनको मत पड़ जाते हैं वहां पर वोट चोरी नहीं होता है। एसआईआर के बहाने पूरा हंगामा बरपा दिया। लेकिन जब बिहार में 1990, 95, 2000 के बाद, मतलब लगभग 20 वर्षों के बाद जब 60% से ज्यादा वोट पड़ गए, तब इनके पेट में फिर से दर्द होने लगा कि ये वोट कैसे बढ़ गया। न तो कहीं किसी मतदाता को रोका जा रहा है वोट देने के लिए, और न तो किसी को भी कहीं पर भी कोई गड़बड़ी हो रही है। यानी कि प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। ये उनका जमाना नहीं है, याद रखिए श्रद्धा जी। ये जो यश श्रीवास्तव जी हैं, इनके पार्टी का जमाना नहीं है अब कि आप जाकर बोलने दीजिए, मैं आती हूँ आपके पास। आप भय दिखाकर लोगों को वोट देने से मना कर देंगे, दलितों को वोट देने ही नहीं देंगे। ये वो जमाना नहीं है। और आज भी कहीं पर इक्का दुक्का यदि घटना हुई है तो यही जो जंगल राज वाले जो तत्व है ना, यही महादलितों को इन्होंने वोट देने से रोका है। ये इनकी तस्वीर है, इनके पार्टी की यही सत्यता है। तो जो लोग अपने समय में गुंडा राज कायम करके रखे थे, वोटर्स को, सही वोटर्स को बूथ तक जाने नहीं देते थे, वो लोग आज कह रहे हैं संविधान की दुहाई दे रहे हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है श्रद्धा जी कि इनके नेता राहुल गांधी चाहे बिहार में जितनी रैलियां कर लें, लेकिन इनका परिणाम बिल्कुल शून्य ही आने वाला है। क्योंकि इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में भी काफी मेहनतें की थी राहुल जी ने इसी बिहार की सड़क पर, और इस बार तो बिहार में ऐसा हुआ कि भाई महागठबंधन के दोनों नेता, यानी कि एक तरफ से राहुल जी, दूसरे तरफ से तेजस्वी जी, अब हम उससे ऊपर की लड़ाई चल रही है यहाँ पर। और आपको शायद जानकारी होनी चाहिए, ये जो कांग्रेस के और राजद के प्रवक्ता बैठे हैं, जरा मुझे हिसाब दीजिए कि आप लोग कहते हैं कि हम लोग एकजुट हैं, लेकिन कई सीटों पर
आप फ्रेंडली फाइट के नाम पर खुद में जो है ना आपस में ही लड़ रहे हैं, तो कहां ठीक है, जरा जवाब ले लेती हूँ क्योंकि और भी मेहमान हैं। प्रीति जी जरा जवाब यश श्रीवास्तव जी से ले लेते हैं। जी श्रद्धा जी, डॉक्टर प्रीति की बात में मुझे कुछ नहीं कहना, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ और साथ में जो भी लोग देख रहे हैं, ये दानापुर का नसीरगंज घाट है और ये कल का है, पोलिंग के दिन के। पुलिस लगी हुई है, जनता को रोका जा रहा है, स्थानीय पत्रकार अपना कमेंट दे रहे हैं। स्थानीय पत्रकारों ने कमाल का काम किया है बिहार में, हर मुद्दा उन लोगों ने उठा के पूरी दुनिया को दिखाया है और अब वो हमें नसीरगंज घाट भी दिखा रहे हैं। अब बताइए, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आपने यूपी के सीएम को लगा दिया, ये अपने खुद का राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं, इनको बिहार में भेजा है चुनाव प्रचार करने। यूपी का अपराध तो रोक लें। ये क्या आपको मालूम है बिहार का अपराध का आंकड़ा क्या है? आपकी जो तस्वीर थी वो हमने देख ली, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप कह रहे हैं कि जनता के मुद्दे, राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी जनता के मुद्दे उठाते हैं, तमाम बातें करते हैं। राहुल गांधी आए, वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसके बाद बीच में राहुल गांधी गायब थे, मिसिंग के पोस्टर तक सत्ता पक्ष ने लगा दिए थे उनके, उसके बाद गायब थे। इसके बाद ये बहुत सारा सवाल उठता है कि भाई आप बिल्कुल लगातार एक चीज से क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को मजबूती की जरूरत है बिहार में, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं और वो मजबूती तभी मिलेगी, ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं इसी का जवाब दे रहा हूं। देखिए, ऐसा नहीं, शेयरिंग पर भी हुई। जब आपका एक बड़ा सा घर हो जिसमें चारों तरफ से चोर उसको लूटने के लिए लपक रहे हैं, तो आपको हर खिड़की दरवाजे का ध्यान रखना पड़ता है। तो राहुल जी कभी भी एब्सेंट नहीं थे, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, जिसका जो काम है वो कर रहा है। और अभी आप देखिए, हमारी शीर्ष नेतृत्व है, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, सबकी सभाएं लगातार हो रही हैं। हमारी जिस टीम को बिहार असाइन किया गया है वो वहां काम कर रहे हैं, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। बात वही है, बीजेपी वालों को क्या है कि पूरा बिहार और पूरा देश लूट के अपने दोस्तों को देना है, तो वो कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, और ट्रोल करने के लिए फोकट का पैसा है ही, फालतू के लोग हैं ही, तो उनके पास बहुत सारी जगह है। हमें अपना घर बचाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं से एब्सेंट हो गए मैडम, हम हर जगह पर हैं, हर जगह लड़ रहे हैं, और उसमें हमारे गठबंधन में पूरी एकता है जो आपको दिख भी रही है। हमने अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया, लेकिन हर बार कैंडिडेट घोषित करके लड़ने वाली बीजेपी इस बार नहीं कर पाई। और तो और अमित शाह जी का जो बयान है वो देख लीजिए, आपको रिपोर्ट में मिल जाए तो, नहीं तो वो भी मैं चलाता हूँ। अमित शाह जी अब एनडीए नहीं बोल रहे हैं, वो अब बीजेपी बोल रहे हैं। तो जदयू और चिराग पासवान और जितने भी उनके साथी हैं, उनका क्या होगा वो भगवान जाने, हम तो नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि वोट चोरी रोक कर इस बार हम इंडिया की सरकार लेकिन बड़ी कमाल की बात है कि जो आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, यहाँ पर दोनों की विचारधारा मुझे बड़ी मिलती जुलती लग रही है। वही आरोप बीजेपी आप पर लगाते हैं, यानी कि जंगल राज को लेकर कि लूट खसूट और ये सब नहीं होना देना चाहिए और ये सब हम नहीं होने देंगे। ये बड़ी कमाल की बात है कि दोनों ही दलों की देखिए कितनी आपस में बातें मिलती भी अब नजर आ रही है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, दोनों एक ही बात को समझ पा रहे हैं। दिया जाए, और वो जवाब ये है कि जंगल राज जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार किसी कोर्ट ने बोल दिया और उसको मीडिया ने पकड़ लिया, बीजेपी ने पकड़ लिया, मैं मीडिया में आपको नहीं कह रहा हूं, बहुत कुछ मीडिया है, और उसको आप 20 साल से रट रहे हैं। लेकिन इस समय बिहार में बेरोजगारी और अपराध अपने चरम पर है। 15-15 साल के बच्चों को बंदूक पकड़ाई जा रही है। आप जंगल राज बोलिए या शेर चीता की आवाज निकलवा लीजिए बीजेपी वालों से, लेकिन आज के क्राइम स्टैट्स का जवाब किसी के पास नहीं है। सिर्फ जून तक 1,91,000 क्राइम पार कर चुका था आंकड़ा, और एनसीआरबी का अंदाजा है कि साल खत्म होते होते ये बात 4 लाख से पार पहुंच जाएगी। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इनके पुल गिर जाते हैं, ये नौकरी नहीं देते हैं, ये सीधे सीधे लूट रहे हैं। इनके खुद के पूर्व मंत्री 62,000 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं, ठीक है, 71,000 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं, क्या मजाक। तो एक तो जिसको लेकर विपक्ष हमेशा लामबंद दिखाई देता है वो है सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष सड़कों पर भी आया। तेजस्वी यादव को लगातार इसका विरोध करते हुए देखा गया, चाहे गोपाल खेमका की हत्या हुई हो। प्रीति जी, ये मेरा सवाल आपसे रहेगा, लेकिन उससे पहले जरा प्रमोद सिन्हा का मैं रुख कर लेती हूँ। महिलाओं ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस चुनाव, जो पहले चरण का चुनाव हमने देखा। प्रमोद जी, सीएम नीतीश ने कहा था मेरा ख्याल रखना, और ये कहा जाता है बिहार चुनाव के लिए कि महिलाओं का झुकाव जिस तरफ होगा, यानी कि महिलाओं का समर्थन जिसे होगा उसकी जीत होगी, और सीएम नीतीश की तरफ महिलाओं का समर्थन देखने को मिलता है। बढ़ चढ़कर महिलाओं ने पहले फेज में हिस्सा लिया है। क्या लगता है
एक बार फिर से सीएम नीतीश के प्रति जो उनका प्रेम है, जो उनका भाव है और जिस तरीके का समर्थन है वो फिर दिखेगा, या फिर इस बार मामला कुछ और रहने वाला है? देखिए सरदार जी, इस बार मैंने पहले भी कहा, बिहार की जनता उत्साहित होकर के इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, और सिर्फ न महिला बल्कि युवा वर्ग भी जो है उत्साहपूर्ण वातावरण में इस बार जो है अपना मतदान करने का काम किया है, क्योंकि परसों से ये लोग जो है ना दंश झेलने का काम कर रहे थे। अभी प्रीति जी का मैं बात सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, वो कह रही थी, अभी देखिए कुछ दिन पहले ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं मोकामा में जाते हैं चुनाव प्रचार के दौरान, वो क्या कहते हैं कि लोगों को घरों में बंद कर देना, उनको वोट देने के लिए नहीं जाने देना। अभी अब लखीसराय की बात कर रहे थे ना, तो ये जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, उन्होंने, विजय सिन्हा ने क्या कहा? विजय सिन्हा ने एसपी को संबोधित करते हुए कहा कि ये ऐसे सिक्योरिटी का क्या काम जो गोलियां नहीं चला सकता है। मतलब वो बिहार की जनता जब उनसे सवाल कर रही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, जब वो सवाल कर रही है तो वो कह रहे हैं कि ऐसी सुरक्षा का क्या करना कि ये गोलियां नहीं चला सकते। आप देख लीजिए किस प्रकार की इनकी मानसिकता है। और वो कह रहे थे कि यहाँ तो गुंडा राज है। मतलब कहने का मतलब है कि 20 वर्षों के शासन काल में और जिस प्रकार से एनसीआरबी का जो आंकड़ा आया है 2023 का, और जो घटनाएं कथनी करनी में फर्क है, आपका ये कहना है तो कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। प्रीति जी, मैं अपने दूसरे मेहमान से बात करूं, लेकिन उससे पहले ये सवाल, क्योंकि आप दोनों ने ही यही बड़ा आरोप लगाया है और ये मुद्दा बार बार उठता है, वो है लॉ एंड ऑर्डर का, वो है वहाँ की जनता की सुरक्षा का। और जिस तरीके से पिछले कुछ महीने पहले हमने देखा भी कि लगातार लोगों के मर्डर्स हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, उसके बाद ये सवाल बड़ा लाजमी भी हो जाता है। सुधा जी, सबसे पहली बात, ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके समय में लोग थाने तक पहुंचकर एफआईआर ही नहीं दर्ज कर पाते थे। आज जिस डाटा की ये बात कर रहे हैं, वो डाटा इसलिए आ पा रहा है क्योंकि बिहार की सरकार एक एक चीजों पर गंभीर है। चाहे कोई भी व्यक्ति जो कि पीड़ित है, यदि वो न्याय की शरण में आता है, यदि वो थाने जाता है तो बड़ा हो पा रही है, इसका मतलब ये नहीं समझ सकते ना कि फिर क्राइम होता रहे क्योंकि एफआईआर हो जा रही है। मैं आगे बढ़ रही हूँ सुधा जी, इसका ये मतलब नहीं है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही कि अपराध होते रहना चाहिए या होता है तो कोई बात नहीं, इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। अपराध देखिए, कहीं पर भी कोई भी समाज होता है उसमें अपराध भी कई प्रकार के होते हैं। जो पहले जो सुनियोजित और षड्यंत्र के तहत जो अपराध हुआ करते थे वो अब नहीं है। पहले क्या होता था, राजद के शासनकाल में नरसंहार हुआ करता था। अब बताइए, कहीं भी ऐसी कोई घटना आ रही है क्या? आपस में यदि कोई दो भाई आपस में बंदूक तान ले अचानक से एक दूसरे के ऊपर, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो उसको त्वरित उस पर कार्रवाई होगी, उसको न्याय दिलाने में हमारी पुलिस प्रशासन और सत्ता मदद कर सकती है। लेकिन जो पहले हुआ करता था उसको भूल गए। सरेआम लोगों को उठाकर और मंत्रालय, अपने मंत्री परिषद की कोठी से वहां से फिरौती का रकम तय किया जाता था। वो राजद का शासनकाल लोग भूला नहीं है, लोगों ने, यहाँ के लोगों ने। और ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात। आप बताइए कि आज जो शासनकाल है उस पर थोड़ी बात कर दलित परिवार पिछड़ा दबा कुचला थाने तक नहीं जा पाता था, और आज जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं ना, ये इसलिए इनके सामने क्योंकि लोगों को न्याय के लिए पहले सुन जाएंगे। और अभी जो है बालू माफिया, भू माफिया जो है अपने चरम पर है, पुलिस को भी दौड़ा के मारा पीटा जा रहा है। इस पर ये लोग बातें क्यों नहीं करने का काम करते हैं? और देख लीजिए ना कि बिहार की जनता जब जवाब मांग रही है बिहार सरकार के मंत्रियों से। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी भी राजनीतिक दल से एक सवाल पूछो तो उस सवाल का जवाब मिलने की जगह दूसरे राजनीतिक दल की जो खामियां हैं वो सुनने को मिल जाती हैं। मैं यश श्रीवास्तव जी, आपका मैं रुख करूंगी, जरा अभिरंजन कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनका मैं रुख कर लूँ। अभिरंजन जी, क्या लगता है, ये वही मुद्दे घूम फिर कर रोजाना हम इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लूँ, पलायन की बात कर लूँ, लोगों की समझ में क्या कुछ आ रहा होगा, क्या कुछ आकलन आप कर पा रहे हैं? लोग कितना समझ रहे होंगे लॉ एंड ऑर्डर, पलायन, विकास, शिक्षा, ये तमाम मुद्दे जो हैं, क्या लोगों को ये समझ में आ रहा होगा? या फिर जैसे कि आज गृहमंत्री की हुंकार देखी, उसमें फिर चाहे मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात करूं, ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं, उरी के बाद एयर स्ट्राइक की बात करूं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करूं, कश्मीर के मुद्दे की बात करूं, ये समझ में आ रहा होगा? क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में हमने देखा कि लोगों के
अंदर इस तरह की बातें भी हैं और उनको समझ में भी आ रही हैं। क्या लगता है, ये मास्टर स्ट्रोक होगा एक बार फिर से? बिल्कुल, देखिए श्रद्धा जी, सारे मुद्दे वाजिब होते हैं। राजनीतिक दल चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जो भी मुद्दे उठाते हैं, चूंकि उनका एक वोट बैंक होता है, एक सेक्ट की, एक कास्ट की, एक रिलीजन की या एक बड़े वर्ग की, चाहे जिसकी भी वो राजनीति करते तो हैं, तो वो मुद्दे जो उठाते हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों से कनेक्टेड मुद्दे होते हैं। तो चाहे एनडीए के लोग जंगल राज का मुद्दा उठा रहे हैं, ये मुद्दे भी बिल्कुल प्रासंगिक हैं, क्योंकि जो लोग उस दौर की याद जिन्हें है उन्हें पता है कि 50 से ज्यादा छोटे बड़े नरसंहार हुए थे। 12 नरसंहार, सेनारी नरसंहार, कुछ सेकंड दे दीजिए श्रीवास्तव जी मुझे, चीजों को आप याद करें कि जो बातें अभिरंजन जी कर रहे हैं वो 1970 के दशक से जारी था, और जब राबड़ी देवी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी तो बिहार को उस दौर से बाहर निकालने का काम किया था। इस बात को भी आप थोड़ा कह लीजिए सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन वर्तमान में जो एक साथ सुन लीजिए प्रमोद जी बात सुन लीजिए, जो है दलित अपनी राजनीति के हिसाब से बोल लीजिएगा, जो है जला दिया जाता है, लेकिन उस पर बात होनी चाहिए, क्यों नहीं उस पर बात करने का काम कर रहे हैं? एक मर्यादा का पालन कीजिए। जब पत्रकार बोल रहा हो तो ना बोले, आप बोलिएगा ना। जब प्रीति जी बोलेंगे तो टोकिएगा। पत्रकार यदि समालोचक की भूमिका में रहेंगे तो मैं चुप रहूंगा, लेकिन पत्रकार अगर एक तरफा विश्लेषण करेंगे तो बातें होगी। से जो निष्पक्षता से बात कर रहा, यदि आप उसको रोकते हैं, निष्पक्षता का भाव दिखाइए, हमला करते हैं, लेकिन आप किस प्रकार से जो है डिफेंड कर रहे हैं एनडीए को, वहां पर मैं चुप नहीं रह सकता हूं। जो वर्तमान में उन्हें हालात बना देने का काम किया है, दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, चुनाव के दौरान मोकामा में हत्या हो गई, एएसआई की निर्मम हत्या गला रेत कर दी जाती है सिवान में, आरा में प्रमोद जी आपको जो समझ में आए उसका जो जवाब है आप दीजिएगा, लेकिन पहले पूरी बात समझ लेने दीजिए। मैं निष्पक्ष तरीके से बात कर रहा हूँ, मेरी बात कंप्लीट होने देंगे तो आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि आप चाहेंगे सच का गला घोटना, तो सच का गला आप कैसे घोट सकते हैं? और वो भी पैनल में पत्रकार बैठा हुआ है। मैं किसी राजनीतिक दल का दलाली प्रवक्ता नहीं है। वर्तमान जो व्यवस्था है बिहार को अंतिम पंक्ति पे न सिर्फ सारे सूचकांक में ले जाने का इन लोगों ने काम किया है, बल्कि क्राइम और करप्शन में इन लोगों ने टॉप करने का काम किया है। आप देखिए ना, 71,000 का इन लोगों ने घोटाला करने का काम किया, उस पर बातें नहीं हो रही है। कहाँ गया वो 33 घोटाले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गिराने का काम करते थे? और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खट्टा, कनपट्टी, क्रूरता जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या एक प्रधानमंत्री की यह भाषा है क्या? प्रधानमंत्री यह क्यों नहीं बताते हैं बिहार आने के बाद? ठीक है अभिरंजन जी, मैं फिर आपका रुख करूंगी। प्रमोद जी सुनिए, आपने जब अपनी बात रखी सबने सुनी। ये आज भी क्राइम कम नहीं हो रहे हैं। हमने देखा है कि अस्पताल के अंदर जाकर फायरिंग करके मार दिया गया। अभी हमने मोकामा में देखा कि वहां पर भी हत्या हो गई है। तो घटनाएं इस सरकार में भी हो रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम एक तरफ का सच बोलेंगे और दूसरे तरफ के सच पर पर्दा डाल देंगे। राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की मजबूरी होगी कि वो अपनी पार्टी के पेरोल पर हैं, वो अपनी पार्टी की गुलामी करते हैं, वो अपने नेता की चाकरी करते हैं। किसी पत्रकार की मजबूरी नहीं है। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूं, सत्यता और निष्पक्षता से बात करता हूं। इसलिए जब मैं बोलूं तो मेरे बीच में ना बोले। आप प्रीति जी बोलेंगी, आप टोकिएगा। ये क्या संस्कार है? इसी का अगर समालोचक की भूमिका में नहीं, लेकिन प्रमोद जी आप पूरी बात तो पहले सुन लीजिए। एक तरफा अगर करिएगा, किसी पार्टी को डिफेंड करने लग जाइएगा तो चुप नहीं रहूंगा। आपके लालू यादव जी है और बिहार की जनता बिहार के मुद्दों पर बिहार में मतदान करने जा रही है। सारे सवालों के जवाब दिए, टोका टोकी नहीं की। कम से कम अपने नेता से सीखिए। ये नए प्रवक्ता आप लोग बने हैं और इस तरीके से टोका टोकी। अरे आपसे सीखना नहीं पड़ेगा कि कौन नया बना है और कौन पुराना है। ठीक है। और भी मेहमान है, मैं जरा बात कर लूं। या श्रीवास्तव बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिरंजन जी मैं आपका रुख करूंगी। पहले लाइन से टोका टोकी करने लगे। ये असभ्यता है, ये अमर्यादित व्यवहार है। और जंगल राज असभ्यता और अमर्यादित व्यवहार को ही कहते हैं। आप अपने नेता से सीखिए। लालू यादव का 1 घंटे का इंटरव्यू मेरा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। उनसे क्या क्या सवाल हमने नहीं पूछे। जंगलराज पर पूछा, नरसंहारों पे पूछा, और लालू यादव ने शांत रहकर सारे सवालों के जवाब दिए। ठीक है। नेता से सीखिए।
आप अपने नेता को, अपनी पार्टी को, अपने राजनीतिक दल को आप लोग बदनाम करते हैं। पत्रकार को बोलने से कैसे रोक सकते हैं? अभिरंजन जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पार्टी का प्रमोद जी अब यही होगा। मैं ये कह रहा था कि सारे मुद्दे जो है चाहे ये राजनीतिक दल उठाते हैं चाहे वो राजनीतिक दल उठाते, सारे मुद्दे प्रासंगिक है। रोजगार का मुद्दा क्या प्रासंगिक नहीं है बिहार में? पलायन का बिहार की हकमारी कर रहे हैं लोग। ठीक है, जरा यश श्रीवास्तव बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं और होता क्या है ना, सुनिए, जब सब लोग बोलते हैं तो किसी एक की बात भी समझ में नहीं आती है। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। अभिरंजन जी आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए शांत हो जाइए, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए शांत हो जाइए। और प्रमोद जी आप जरूर इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि हर एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी, तभी जवाब दे पाएंगे। इतनी देर में मैं समझ ही नहीं पाई आप दोनों ने बोला क्या। यश श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यश जी जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। हाँ देखिए, ऐसा है कि यदि कोई भी जंगल राज का रोना मचा रहा है तो याद होना चाहिए उस जंगल राज के नाम पे, जंगल राज जिसके नाम पे थोपा गया, वो लोग सत्ता से हट गए। अब आप 20 साल से हो, वो रकम खत्म। अब जो भी आपकी आलोचना होगी वो आपके काम पे होगी। आप आके 20 साल पुराना रोने लग जाओ, फिर पत्रकार आके बैठ जाए, कोई आके बैठ जाए और वो खुद को पत्रकार कहें, उससे इस बार का चुनाव नहीं चल रहा है। पिछले 20 साल में आपने क्या किया, इस साल आपका क्या स्थिति है, आप जो कर रहे हो उसके नतीजे क्या आए हैं, इस पर चुनाव का निर्णय होगा। बिल्कुल। कोई खुद अपना क्लीन चिट लेके बैठा हुआ है, उसका नाम भी लीजिए। जो तड़ी पार है उसका नाम भी लीजिए, जिसका नाम दंगों में आता है उसका नाम भी लीजिए, तो मान लेंगे कि आप निष्पक्ष हैं। आप जंगल राज कर रहे हो, महिला के पैर में कील ठोकी जा रही है, विधायक पार्लर चला रहा है, उस पार्लर में जो काम हो रहा है वो यहाँ 2 महिलाएं, मैं बोलना नहीं चाहता, और आप कह रहे हो निष्पक्षता। अरे इस चुनाव में बिहार के युवाओं के साथ इंसाफ होना चाहिए, जिनको कोविड में 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और तब उनकी सुधली नहीं, और आज आप कहने लगे कि भैया बिहारी। अभी आपके बीच में मैं नहीं बोला हूँ, अभिरंजन कुमार आप मेरे बीच में मत बोलिए, समझे? आप होंगे कहीं के पत्रकार, आप होंगे पत्रकार कहीं के, आप तनख्वाह के लिए बैठे रहते हैं, आप होंगे गुलाम। नहीं यश जी देखिए, इस पैनल पर आप इस तरह की बातें प्लीज ना करें। आप लोग कौन सा नॉनसेंस, आता जाता कुछ है नहीं, खुद को पत्रकार कहने लगते हैं। खैर, बिहार की जनता अपना निर्णय स्पष्ट दे चुकी है और वो निर्णय इन वोटों में पूरी तरीके से सामने आएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। वोट चोरी के अलावा बीजेपी और एनडीए के पास कुछ भी नहीं है कि वो बिहार में वोट ले सके, ये पक्का है। तो मुद्दे इस समय बिहार के युवाओं के रोजगार हैं, अपराध पर लगाम है, महिलाओं के साथ न्याय है, समाज के साथ न्याय है, पलायन रोकने के लिए मतलब जरूरी काम है। लबोलुआब ये है कि भाई जो बिहार की जनता है वो तय कर चुकी है उसे क्या करना है, और वो वोटों के जरिए दिखा देगी। 14 नवंबर बहुत दूर नहीं है, अब इंतजार करते हैं, पता चल ही जाएगा खैर तब तो कि जनता ने क्या चाहा। लेकिन यश जी, जनता जो भी चाहे आपके पक्ष में आएगा फैसला, बदलाव होगा, तब तो कोई सवाल नहीं उठेगा ईवीएम पर। लेकिन नहीं आएगा तो फिर ये तय करके जाइए, फिर ईवीएम पर सवाल नहीं उठेगा। नहीं बताइए श्रद्धा जी, हमने इसी बात को जवाब देने के लिए, और चाहे कोई कुछ भी बोल ले, हमने सबसे पहले वोट चोरी का खुलासा कर्नाटक से किया। वो इसीलिए कि बीजेपी आरएसएस वालों के तो समझ में कुछ आता नहीं, लेकिन जनता की समझ में आ जाए कि हम ये मुद्दा राजनीति के लिए नहीं उठा रहे। लोगों को पता ही नहीं है कि उनके नाम पे वोट कौन डाल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ का मतदाता बताया जा रहा है बिहार का, तो ये जनता के साथ धोखा है। यदि एक ब्राजीलियन मॉडल 23 बार वोट डालती है, उसको पता ही नहीं है, एक महिला जिसका नाम पता हमें नहीं मालूम, सिर्फ चेहरा है, वो 223 बार वोट डालती हैं। 1.25 लाख वोटर वो होते हैं जिनके चेहरे में कोई फोटो है ही नहीं। ये तो आप लोगों के आरोप है ना, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपके हक में फैसला आएगा तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठेगा, और आपके हक में फैसला नहीं आया तब अगर ईवीएम पर सवाल उठा, तब भी उठेगा श्रद्धा जी, तब भी उठेगा। तब ये सवाल उठेगा कि ये जितने वोट आ गए, ये कैसे आ गए इनको। अगर हरियाणा में मतलब किसी सूरत में चैन नहीं है, फेक वोटर पैदा कर सकते हैं, तो बिहार में क्या करेंगे। मतलब अगर आपके हक में फैसला आ गया, चलिए अब मैं डॉक्टर प्रीति से पूछ लेती हूँ। प्रीति जी, इतना कुछ सुना आपने इतनी पिछले कुछ मिनटों में, जिस तरीके से जंगल राज का जिक्र बार बार एनडीए करता है, उसको लेकर भाई महागठबंधन का कहना है कि 20 साल से तो भाई आपकी सरकार है, आप अभी भी उसी का रोना रो रहे हो, आप अभी भी उसी को लेकर बैठे हुए हो। तो आप 20 साल का हिसाब किताब देखो, आप क्यों कितने सालों तक आप जंगल राज की ही बात करते रहेंगे।
श्रद्धा जी, हम तो चाहते हैं कि विकास के नाम पर चर्चा हो, क्यों? और ये लोग विकास के नाम पर चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं। हम तो कहते हैं आइए ना 2005 से 2025 में क्या नहीं हुआ। सबसे पहले जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया, नौकरियों में 35% का आरक्षण का लाभ मिला, और निकाय और पंचायत के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण का लाभ मिला। आप कहते हैं रोजगार नहीं मिलता। 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार के बदले आज 1 करोड़ की लगभग रोजगार हम लोगों ने उसमें नौकरी भी है, सरकारी नौकरी, और रोजगार भी कभी सृजन हो चुका है। लोग तो मतलब कुल मिला के एक बड़ा पुलिंदा है आपके पास भी कि क्या क्या हमने जनता के लिए किया है और जनता इसी विकास को देखते हुए वोट करेगी, यही आप कहना चाह रही हैं। अब 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। एक तरफ जहां गृहमंत्री सीएम योगी ने हुंकार भरी है, तो वहीं पीएम मोदी भी एक बार फिर चुनावी रण में अपनी हुंकार भरते हुए, दहाड़ते हुए नजर आए हैं। वहीं महागठबंधन भी लगातार अब चुनाव प्रचार में जी जान से जुटा हुआ है। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से रुक करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शुरुआत आपसे कर लेती हूँ। एक बार फिर से क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं। देखिए श्रद्धा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नौकरी और बाकी चीजों की बात कर रहे थे। यही जब 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 4.5 लाख उस समय रिक्त पद इन लोगों ने रखने का काम किया था, उस पर उन्होंने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या कहते थे, असंभव, नौकरी देगा, पैसा कहां से लाएगा, बाप के घर से लाएगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे। 2022 तक इनकी सरकार थी, 9 अगस्त 2022 तक ये लोग नियोजन के आधार पर या संविदा के आधार पर बहालियां करते थे। लेकिन हम लोग जब सरकार में शामिल हुए तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प और जो वायदा था बिहार की जनता के साथ, उसको लेकर के हमने तीव्र गति से मात्र 17 माह में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया और 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करने का काम किया, IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम किया, मिशन 60, मिशन बुनियाद और मिशन परिवर्तन के तहत स्वास्थ्य विभाग में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया, और 700 वैसे डॉक्टर जो सेवा नहीं देते थे और वेतन का लाभ लेते थे, एक बार में उनको सस्पेंड भी करने का काम किए। लेकिन ये बतलाएं ना कि ये लोग कब नौकरी देने का काम करते हैं। दूसरी बात है, जब बिहार में डबल इंजन की सरकार है, एक रुई का कारखाना या एक सुई का कारखाना भी इन लोगों ने आज तक लगाने का काम नहीं किया। हमारे नेता क्या कह रहे हैं, हम आएंगे तो एजुकेशन सिटी देंगे, क्योंकि मेघा शक्ति का पलायन और श्रम शक्ति का जो पलायन दूसरे राज्य में हो रहा है वो नहीं हो। ठीक है, और बिहार ठीक है प्रीति जी, ये बड़ा आरोप है, रोजगार आपने नहीं दिया। आपने एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त आपने मुझे बताई थी ब्रेक में जाने से पहले हमने क्या क्या किया, लेकिन देखिए आरजेडी ने सिरे से उसे खारिज कर दिया है। आपने कोई कारखाना नहीं लगाया है, रोजगार आपने नहीं दिया है, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आरजेडी ने यानी कि तेजस्वी प्रण जो मैनिफेस्टो आया था उसमें तो कहा है कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो ये कितना भारी पड़ सकता है एनडीए के लिए, जरा ये समझाएं। अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। श्रद्धा जी, जिनकी सरकार में मात्र 23,000 करोड़ का ही बजट हुआ करता था, वो कहते हैं कि हम इतने हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। अरे हमारी एनडीए के सरकार ने 23,000 करोड़ के बजट से सीधे 3,16,000 करोड़ के बजट तक पहुंचा दिया है हमारे बिहार को। और ये क्यों संभव हो पाया? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की भी मदद मिलती है और हमारे राज्य से भी, और दोनों मिलकर हम लोग काम करते हैं। और जहां तक बात है, ये कहते हैं कि हमने क्या किया, तो रोजगार के बारे में अभी आपने जो ये आरोप लगा रहे थे, तो आपके इनके शासनकाल में जो बंद पड़ी जो चीनी मिलें थी, आज वो चालू हो रही है, इथेनॉल फैक्ट्रियां लग रही हैं, यहाँ पर महिला और युवा बता दीजिए। महागठबंधन की सरकार में रीगा मिल को चालू किया गया, जब हम लोग सरकार में शामिल थे तो रीगा मिल चालू किया गया था। अब बता दीजिए उसके अलावा कहाँ कहाँ आपने चीनी मिल चालू करने का काम किया है। आपको जब पूछा जाता है तो जवाब नहीं दे पाते हैं और दूसरे पैनलिस्ट के बीच में आप घुस जाते हैं।
आप अपना मैंने सिर्फ सवाल जोड़ा है कि रीगा मिल जो महागठबंधन की सरकार थी, हम लोगों ने चालू करवाने का काम किया। आप बताइए उसके अलावा बिहार में कहाँ चीनी मिले आपने चालू करवाने का काम किया? मौका मिला तो जंगल राज ले आए, और जब एनडीए के सुशासन का काम चल रहा है तो आपको उसमें बोलना है। अरे भाई बोलने दीजिए, आपको वक्त आएगा आप बोलिएगा। यहाँ पर आज बिहार में पीरपैंती में 21,000 करोड़ की लागत से मेगा पावर प्लांट की स्थापना हो रही है। बिहार में कितनी जगह पहले एम्स कितने थे, जो सरकारी संस्थान है, मेडिकल संस्थान कितने थे? 10 का भी आंकड़ा नहीं था इनके शासनकाल तक, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 27 पर पहुंचा दिया गया है, जिसमें कई निर्माणाधीन है। आज भी अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेज महिलाओं के लिए ये पूछिए, लड़कियों की बात करते हैं, कन्या उत्थान योजना, चाहे उनको 2005 के पहले आप अपने समय बोलिएगा। मुझे 1 मिनट समय चाहिए, मैं बोल रही हूँ, आप दीजिएगा अपने समय में जवाब। आपको किसने रोका है? और आज जो पूरे सुशासन की सरकार में जो महिलाओं के लिए महिला ITI की स्थापना हुई, वहां पर लड़कियां पढ़ रही हैं, रोजगार कर रही हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा आज तक कभी नहीं सुना होगा। देश में इकलौता राज्य बिहार है जहाँ पर महिला सिपाहियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये क्यों संभव हो पाया? क्योंकि 35% आरक्षण का लाभ यहाँ पर महिलाओं को मिला। आप कहते हैं युवाओं की बात, यहाँ पर युवा उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए मिला है लोगों को, और उसमें वो अपना रोजगार कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यानी कि सरकार एक तरफ सरकारी नौकरी दे रही है, ठीक है, बहुत कुछ किया है एनडीए की सरकार ने, जो आपने गिनाई उपलब्धियां। सरदार जी, कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ दावे के साथ कि बहुत कम ऐसा हो पाता है कि लंबे समय तक सरकार में रहने के बाद भी लोगों का विरोध ना झेलना पड़े। लोग झेलते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है बिहार में देखने को मिल रहा है कि लोग इस सरकार को बनाए रखने के लिए मतदान दे रहे हैं। खैर ये तो दावे हैं दोनों तरफ से, एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी, ये दावे हैं। ये 14 नवंबर को क्लियर होगा। यश श्रीवास्तव जी, इनके जनप्रतिनिधियों यश श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई सवाल ही नहीं कर रहा कि तमाम मुद्दे तो हैं ही। प्रमोद जी, आपको अपने समय में समय नहीं मिलता है और आपको शब्द नहीं मिलते हैं, आप दूसरे के समय ही आप डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, अपना बोलने का नहीं है। ठीक है, अब जरा मैं यश श्रीवास्तव जी से सवाल पूछ लूं। बहुत कुछ दिखा भी रहे थे वो। मेरा सवाल ये है कि तमाम मुद्दे तो हैं ही, चाहे विकास की बात करूं, रोजगार की बात करूं, पलायन की बात करूं, ये तो वो तमाम मुद्दे हैं। अभी हमने आज प्रियंका गांधी को भी सुना, जिन्होंने कहा कि भाई जो पलायन है एक बड़ा मुद्दा है, महिलाएं घर में अकेली रह जाती हैं, रोज़ चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। और वहीं कांग्रेस यही कहती थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। एक तो ये बात। दूसरा, गृहमंत्री अमित शाह को सुना होगा आपने, आज कश्मीर की भी बात हुई, आज फिर से एयर स्ट्राइक की भी बात हुई, इसके बाद साथ ही साथ फिर से ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई। और ये ऑपरेशन सिंदूर और एयर स्ट्राइक, इस बात को आप मानते तो हैं कि ये भारत का डंका पूरे विश्व में देखने को मिला। तो क्या समझा जाए कि लोगों की समझ में कितनी ये बात एक बार फिर से घर करेगी? क्योंकि पहले हम देख चुके हैं लोगों के मन में घर करी है और उसका नतीजा भी देखने को मिला है। श्रद्धा जी, आप इस बात को बिल्कुल कोट कीजिए, लिखवा के रखिए, कुछ भी कीजिए। यदि बीजेपी ने सही में इतने तीर मारे होते तो इनको ये प्रभात कुमार को और राकेश सिन्हा जी को बाहर से ला के वोट नहीं डलवाना पड़ता बिहार में। ये प्रभात कुमार सदियों से उत्तराखंड में वोट दे रहे हैं, अचानक बिहार में जाके वोटर बन गए। राकेश सिन्हा जी अचानक दिल्ली से बेगूसराय पहुंच गए। और ये बात सबको पता है कि ये बाहर से ट्रेन में भर भर के खर्चा उठा के वोटर ला रहे हैं। और इधर हम देख रहे हैं कि 1.25 लाख लोगों के फोटो नहीं है, कहीं मॉडल की फोटो लगी, कहीं कुछ हो रहा है। ऐसा है कि एयर स्ट्राइक में इन्होंने क्या किया, इसका ये आज तक सही दावा नहीं कर सके। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में क्या हुआ वो मुझे दोहराना पसंद नहीं है। उसके बाद ट्रंप 50 बार कुछ बोल चुके हैं, जिसका जवाब हमारे महान प्रधानमंत्री नहीं दे पाते। नहीं, उसका जवाब दिया है, आके वो बिहार उसका जवाब दिया है यश श्रीवास्तव जी, उसका जवाब दिया है। उसका बोला है कि किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं दिया। और ट्रंप ने चाहे कितनी बार ये बात कही हो, सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप, एक बात, डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरीके के बयान होते हैं यश जी, आप जानते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी वो भारत से खुन्नस निकालते हुए नजर आते हैं। अभी उन्होंने कहा कि भारत मेरा अच्छा दोस्त है, मैं भारत आना चाहता हूं, तो उनकी किस बात को समझा जाएगा? वो भले ही कितने दावे कर ले, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत देखी है। इस बात को भारतीय नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? तो वो 5 नहीं, भारतीयों, देखिए सच्चे देशभक्त जो हैं वो हमेशा सच की बात करते हैं। हम तब तक न्याय नहीं मानेंगे जब तक पहलगाम के वो 4-5 आरोपी नहीं पकड़े जाते।
और वो नहीं पकड़े, ये आप बात कह तो सकते हैं। हाँ सुनिए, तो आप यदि इन बातों के नाम पे बिहार में चुनाव जीतने पहुंचे हैं, जो कि आप जीतेंगे नहीं, तो इससे समझ में आ जाता है कि आपके पास बोलने को कुछ नहीं। मैं तो पूछ रहा हूं ना, अगर बीजेपी ने इतने बढ़िया काम किया है तो उनको फर्जी वोटर लाने की जरूरत क्या है? इनकी पार्टी के पता नहीं कितने लोग हरियाणा से इधर उधर से आके बिहार में वोट कर रहे हैं। फर्जी क्यों कर रहे हैं? भाई आपने अगर काम किया है तो जनता अपने आप वोट देगी। आप क्यों पुलिस लगा रहे हो रास्ते में? लेकिन क्यों आप लोगों को रोक रहे हो? इस बात का प्रॉपर सबूत कांग्रेस दे और बताए कि भाई इतने सारे वोटर आप फर्जी भरकर ला रहे हैं और बिहार में वोट डलवा रहे हैं अपने खर्चे पर। डॉक्टर प्रीति इसका जवाब देंगे? नहीं तो ये तो आप, मैं वही जवाब ही दे रहा हूँ। बिहार में एक खेल बड़ा ही फेमस है, मैं जवाब ही दे रहा हूँ श्रद्धा जी। उसमें लोग जाते हैं, इस समय इनको रोकिए प्रीति जी को, मैं इनसे कुछ नहीं डॉक्टर प्रीति उनकी एक बात कंप्लीट करवा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे इसका जवाब ले लूंगी। आप अपनी बात जी देखिए, ऐसा है कि वोट चोरी किसी एक पार्टी तक सीमित मुद्दा नहीं है, और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अगर इन्होंने बहुत सारे काम किए होते तो इनको जरूरत नहीं थी, फिर भी ये कर रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ बहानेबाजी है। इनको असल में चोरी को कवर करना है और कुछ नहीं। और अगर आप हमसे बार बार यही पूछेंगे कि भैया हम अपने सत्ता के समय में नहीं जवाब देते हैं, तो फिर हमने कर्नाटक से तो शुरू किया, क्या जरूरत थी? ठीक है प्रीति जी, अब जवाब दे दीजिए। यस जी, एक खेल आपने बिहार में सुना होगा, बड़ा ही फेमस है, कबड्डी। उसमें हम जाते हैं, छुपकर आते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं और उसके बाद भागने के लिए पार्लर क्यों चला रहे हैं, कैच हो जाते हैं और वो आउट हो जाते हैं। तो आपको बिहार में ना आपकी पार्टी के जो नेता है ना युवराज, जो राहुल गांधी, वही करते बिहार आते हैं और एक कैसा पार्लर चला रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, आपको पता है, भाग जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई दलील नहीं है, उनके क्या बजा रही है? कोई सबूत नहीं है उनके पास, उसके लिए कोई समर्थन नहीं है। अरे सबूत मतलब क्या होता है? आप तो चुनाव आयोग दे दे सबूत, चुनाव आयोग दे दे सबूत, वो भी अपने विदेश भ्रमण में लग जाते हैं। तो ये बिहार की जनता है, ये बिल्कुल हमने नहीं किया, ये मीडिया ने किया है, मीडिया ने बताया है कि आपके विधायक पार्लर, इन्हें आलू से सोना उगाने वाला नेता नहीं चाहिए, इन्हें डबल इंजन की सरकार चाहिए, इन्हें नहीं चाहिए डबल इंजन है, और यहाँ पर राजनीतिक रूप से आप, मैं क्या ही बोलूं, मैं बोल नहीं सकती, लेकिन आप भी पता है कुल मिलाकर बात ये है कि भाई अब आरोप तो लगातार लगाए जा रहे हैं, चाहे मैं SIR की बात कर लूं या फिर जंगल राज की बात कर लूं, लेकिन जनता कितना समझेगी, कैसे समझेगी और फिर कैसे वो वोट में कन्वर्ट होगा, किसके लिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभिरंजन जी, चुनाव आयोग से एफिडेविट चाहिए है अभी कि ये डेटा चुनाव आयोग का नहीं है। अभिरंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी बहुत नहीं, ये आप नहीं कह सकते। देखिए अभिरंजन जी, अच्छा चल रहा है क्या मेरा माइक? मुझे पता नहीं था। ये वाह, ये यश जी, ये गलत बात है। ये देखिए, ये अशिष्टता है, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है, और ये अमर्यादित व्यवहार है। दोनों प्रवक्ताओं को आपने देखा कि किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। ये दोनों बोले में एक शब्द नहीं बोला। ये दूसरी पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच में बोलते हैं, ये चलेगा, लेकिन ये पत्रकार, अरे रोइए मत अभिरंजन जी, आप जो बोलना है वो बोलिए ना। और क्या ये इन दोनों, आप भी नरेंद्र जी जैसे करने लग गए, वो भी जहां जाते हैं अपने नाम। ठीक है अभिरंजन जी, अब सेकंड फेज को कैसे समझ रहे हैं जरा बता दीजिए। अभिरंजन जी, समय मेरे पास कुछ सेकंड का है, कुछ सेकंड का समय है। सेकंड पत्रकार के विरोध और पत्रकार की आलोचना के कारण बाहर नहीं है, इसी को जंगल राज कहते हैं। जनता इस चीज को पसंद नहीं करती है। श्रद्धा जी, ये सबूत बिहार के लेकिन ये बात यश श्रीवास्तव जी, आप समझेंगे कि अशिष्टता थी, इस ढंग से बात करने का अधिकार किसी को नहीं है, खासकर जब आप एक नेशनल टेलीविजन के पैनल पर बात कर रहे हो। इस तरीके से नहीं, अपनी अपनी बात रखें, अपने अपने दल की बात रखें, और बात चुनाव की हो, चुनाव प्रचार की हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए।